इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये हमको पढ़ना है। सवाल ये उठता है कि सर आखिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना क्यों? सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ कहा है, कुछ प्रॉमिस किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस प्रॉमिस से पीछे हट जाएं, क्योंकि वो व्यक्ति आपके उस प्रॉमिस की दम पर ही आगे कुछ और कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टैक्सी एजेंसी चलाता हूं, मैंने जो है बात कर रखी है आपसे कि आप अपनी कार को मुझे सेल कर दोगे बिफोर 15th of September, लेट सपोज, एंड इसके बियॉन्ड मैंने 18th of September से इस कार के लिए रेंट अग्रीमेंट साइन कर दिया है, यानी रेंट पे मैं ये देने वाला हूं। तो अब अगर ये व्यक्ति पीछे हट जाता है तो उससे मेरे आगे होने वाले कार्यों में भी अड़चन आएगी। इसीलिए व्हाट वी से इज कि हम जब भी कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ चीज कह रहा है तो वो उस पे अबाइड रहे और उससे उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो है, अब हम बात कर रहे हैं कि सर आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया क्यों गया, तो उसके पीछे हमने कारण जान लिया कि हम ये नहीं चाहते कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक व्यक्ति अगर कुछ बात कह रहा है वो उस पर अबाइड ना करे। हम ये चाहते हैं दैट इफ यू आर गिविंग अ स्टेटमेंट, यू शुड अबाइड बाय दैट स्टेटमेंट। एंड इसीलिए हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ द ईयर 1872 जो है वो बनाया गया। लेकिन ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बाकी के लॉस की तरह, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आईपीसी। आईपीसी क्या बताता है? सर आईपीसी ये बोलता है कि सर थेफ्ट की परिभाषा ये है और उसके लिए पनिशमेंट ये होगी। सिमिलरली अगर हम किसी और कानून की बात करते हैं तो वो इस तरह से हमको जो है अलग अलग प्रोविजंस बता रहे होते हैं कि किसकी क्या ड्यूटी होगी और किसके क्या ऑब्लिगेशंस होंगे और क्या लायबिलिटी होगी। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, यहां पर कानून कोई भी ड्यूटी ऑफ द पार्टीज नहीं बताता है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो कानून होता है वो किसी को नहीं बता रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये तो पार्टीज खुद में एक दूसरे को बता रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी कार आपको बेचूंगा, उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? सर 5 लाख रुपीज। तो यहां ये जो पार्टीज हैं इन्होंने आपस में एक दूसरे को बताया है कि किसकी क्या ड्यूटी होगी और किसकी क्या लायबिलिटी होगी। बाय दैट वी मीन that the parties themselves are creating a duty and a liability for themselves. बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कर रहा है फिर? सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिंपल शब्दों में ये इंश्योर करता है कि ये जो पार्टीज अपने लिए ड्यूटी क्रिएट कर रही हैं वो ड्यूटीज को ये अबाइड करें, वो ड्यूटीज को ये एनफोर्स करें। ये कानून जो है वो केवल और केवल इस उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। किसी बच्चे को इसमें अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सो व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टू एंश्योर that the parties who have created duties and liabilities for themselves, they abide by the same, and if in case there is one party who is basically not performing the duty, then in such a scenario it should be enforced by the law. So this is what is the purpose of Indian Contract Act. ठीक है, अब लेकिन जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो समझते हैं सबसे पहले कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आई रिपीट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है, सर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो इसके लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 2H जो है वो परिभाषित करके, डिफाइन करके बता रहा है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज H, ये बताया जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा। तो बोले क्या होगा? सर ऐसा ऐसा एक अग्रीमेंट जो कानून के द्वारा एनफोर्स कराया जा सके उसको जो है हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा अग्रीमेंट जिसको कानून में जाकर आप जो है एनफोर्स करवा सकते हो, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देयरफॉर हमको अगर यहां पर देखा जाए गौर से तो दो चीजें समझ में आती हैं। एक, कि सबसे पहले एक अग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एंड सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये जो आपका अग्रीमेंट है ये होना चाहिए सर एंड मैम
एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा उसको एनफोर्स कराया जा सके, तभी जाके वो बनेगा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से एक फायर साइन जो है वो बना दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए दैट मेरी आवाज और मेरे वचन आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर यहां पर हमने ये तो समझ लिया, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए यहां पर हमने ये चीज समझ ली कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो बोले सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। किस प्रकार का अग्रीमेंट? सर जो एनफोर्स कराया जा सकता है बाय द लॉ। तो सर आखिर अग्रीमेंट क्या होता है ये भी तो बता दो जल्दी से। तो इस चीज के लिए अगेन एक डेफिनेशन दी गई है इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई। आई रिपीट, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई के अंतर्गत परिभाषा जो है वो हमें अग्रीमेंट की दी गई है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सर अग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। तो कह रहे हैं अग्रीमेंट क्या है? सर अग्रीमेंट एक सेट ऑफ प्रोमिसेस है जो कि एक दूसरे के लिए एक प्रकार से कंसिडरेशन का कार्य करता है। इस चीज को हम कहेंगे सर एक अग्रीमेंट। आई नो समझ में नहीं आया, जल्दी से स्टार्ट से शुरू से शुरू करते हैं। सर सपोज करिए देयर इज अ पर्सन, उनका नाम है मिस्टर ए, या पूरा नाम रखते हैं अनीश, मेरे फ्रेंड का नाम है अनीश। ठीक है, अब अनीश क्या कर रहा है? सर अनीश चाहता है कि उसको जो है एक कार बेचनी है। ये कार जो है ये है बढ़िया होंडा सिटी। ठीक है, ये एक होंडा सिटी कार है। अब हो क्या रहा है? सर ये जो होंडा सिटी कार है, इस पर्टिकुलर कार को ये बेचना चाहता है। किसको बेचना चाहता है? लेट सपोज ये चाहता है कि मिस्टर बी जो है इसको खरीद ले। ठीक है, मिस्टर बी कौन है? मिस्टर भुवनेश्वर। अब मिस्टर भुवनेश्वर जो है ये कहते हैं मैं आपकी कार को 5 लाख रुपीज जो कि आपने इसका प्राइस रखा है उसमें खरीदने के लिए तैयार हूं। अब इस सिनेरियो में हो क्या रहा है? सर अनीश ने एक ऑफर दिया भुवनेश्वर को, मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं फॉर 5 लाख रुपीज। भुवनेश्वर ने उस चीज को अग्री किया, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि मैं तैयार हूं आपकी कार को 5 लाख रुपीज में लेने के लिए। लेकिन जब ये दो चीजें एक दूसरे से कही गई, सर ये तो सिर्फ एक प्रॉमिस बना, एक प्रॉमिस बना। किस चीज का प्रॉमिस? सर अनीश के द्वारा प्रॉमिस किया गया कि मैं अपनी कार आपको दूंगा, भुवनेश्वर के द्वारा प्रॉमिस किया गया मैं आपको 5 लाख रुपीज दूंगा। देयरफॉर अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन को देखो तो देयर आर टू सेट्स ऑफ प्रोमिसेस। एक प्रॉमिस अनीश के द्वारा दिया जा रहा है, एक प्रॉमिस जो है वो भुवनेश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। तो दो सेट्स ऑफ प्रोमिसेस जिसमें आप अगर कंसिडरेशन को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? एक अग्रीमेंट। क्या होता है ये अभी बताते हैं, कंसिडरेशन के बारे में भी आज सब जान के जाएंगे। देयरफॉर व्हाट यू कैन से इज कि एक ऑफर और उसके साथ जुड़ा हुआ एक्सेप्टेंस हमें देता है क्या? सर एक प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ आप ऐड करिए सर क्या? कंसिडरेशन। तो ये देता है हमें क्या? सर एक अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट में आप लगाइए लॉफुल एनफोर्समेंट। तो ये हमें देगा क्या? सर ये हमें देगा एक कॉन्ट्रैक्ट। ये हमें देगा एक कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? प्लीज इसको लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग विच यू शुड नो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड आज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, ट्रस्ट में आप लॉ स्कूल में भी जाओगे तो वहां पर आपको ये हमेशा याद रहेगा। Is it possible to crack CLAT in 2 months? Definitely, definitely. But the only thing is आपको स्ट्रीमलाइन तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी सर।
हाथों में कोई आपके लाके उसको प्यार से रखेगा नहीं, मेहनत तो यहां पर लगेगी डेफिनेटली। ठीक है, डन। चलिए सर, हम आपसे ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। थैंक यू रिया। एंड यस, बता देते हैं, आप जब लॉ स्कूल में जाओगे उसके बाद भी आप थोड़ा सा मिस तो करोगे कि क्या पढ़ाया था सर ने। खैर, चलिए आते हैं वापस। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट। अब चूंकि हमने ये चीज बात करी, आई वॉन्ट यू गाइज टू एनालाइज समथिंग। खुद से सोच के बताइए, क्या ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? यस और नो बताना है आपको बस। क्या सारे के सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे? कुशाग्र ने कहा है नो, रुचिका ने कहा है नो, वेरी गुड। राधे कृष्ण ने कहा है नो, वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज सर केवल और केवल वो अग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सिएबल हैं बाय द लॉ, ओनली दोस कैन बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। बट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ देखें, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ देखें, सो डेफिनेटली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो एक अग्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा ही कह रही है इट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। देयरफॉर व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज, सपोज करिए ये है आपका रेड वाला ब्लॉक विच इज रिप्रेजेंटिंग एन अग्रीमेंट, एंड जो आपका ये ब्लू वाला ब्लॉक है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सब कॉन्ट्रैक्ट्स। हाय प्रियंका, दिस इज व्हाट इज बेसिकली नोन एज कॉन्ट्रैक्ट्स। कहने का मतलब क्या? सर कहने का मतलब सिंपल टर्म्स में यहां पे ये जो ग्रीन एरिया मैंने शेड किया है, दीज आर दोज अग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सेबल। वेराज जो ब्लू वाला है, दिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। And this is why what information can be deduced from here is that all contracts, hi Shivangi, how are you? I am good बच्चे। all contracts are agreements, whereas all agreements are not contracts। आई बिलीव ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हाय मुस्कान, गुड आफ्टरनून। जी, आई बिलीव दिस इज समथिंग जो अब आपको समझ में आ गई होगी। ये लाइन आपको अपने जहन में बसा लेनी है। अगर अभी भी कोई भी बच्चा है जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ग्राफिकली भी बता देता हूँ रिप्रेजेंट करके। बेसिकली, सॉरी, डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली कह रहा हूं मैं। दीज आर बेसिकली अग्रीमेंट्स, एंड इनके बीच में ये जो एरिया है शेडेड, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। Therefore, we say that all agreements are not contracts, but all contracts are definitely agreements. प्रियंका सर, अच्छा, गलती से मैम लिख दिया। सी सेट की क्लास ले रहे हो, वेरी गुड बच्चे, मेहनत करते रहो, निकालना है यूपीएससी भी। चलिए लेट्स मूव अहेड। आई बिलीव ये चीज समझ में आ गई होगी। सर अभी आपने एक बहुत प्यारा सा वर्ड यूज किया था, ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होता है सर, ये बता दीजिए। बिल्कुल सर, ऑफर इज बेसिकली जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, इस उम्मीद से कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज के लिए अपनी अनुमति देगा। इंग्लिश में बोल देते हैं सर, ये जो है परिभाषा दी गई है इन सेक्शन नंबर 2A। ऑफर की शुरुआत, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ऑफर से होती है, इसलिए सेक्शन 2A जो है वो बेसिकली बात कर रहा है ऑफर की। तो ऑफर क्या है सर? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है क्या सर? हिज शोइंग हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। किस चीज की इच्छा सर? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने या कुछ ना करने की। लेकिन इसके पीछे एक मंशा है। क्या है मंशा सर? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अनदर, सामने वाले व्यक्ति जिसको यहां पर हमने अपनी इच्छा जाहिर करी है,
उस व्यक्ति की हमें यहां पर असेंट चाहिए। समझ लीजिए, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सर सपोज करिए देयर इज अ गर्ल नेम्ड एज तेजस्वी। तेजस्वी जो है ये जाती है एक कंप्यूटर शॉप पे, और वहां जाके, कंप्यूटर शॉप का नाम है आदि इंफोटेक। आदि इंफोटेक में जाकर ये कहती हैं कि आई लिटरली लाइक दिस कंप्यूटर ऑफ योर्स, दिस लैपटॉप ऑफ योर्स, एंड आई वांट टू बाय दिस लैपटॉप फॉर 50,000 रुपीज। सपोज करिए तेजस्वी ने ऐसा कहा, आई वॉन्ट टू बाय दिस लैपटॉप फॉर 50,000 रुपीज। तो यहां पर तेजस्वी ने क्या किया? सर तेजस्वी ने अपनी इच्छा जाहिर करी है फॉर बाइंग दिस कंप्यूटर, बाइंग दिस लैपटॉप एट द प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज। लेकिन अब तेजस्वी क्या चाहती है? सर तेजस्वी ये चाहती है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी हामी, अपनी कॉन्सेंट, अपनी अनुमति इस चीज के लिए दे। यानी जो आदि इंफोटेक का मालिक है वो कहे कि यस मैडम हम तैयार हैं, आप इसको खरीद सकती हैं। तो जब भी कभी एक ऑफर दिया जाता है उसमें क्या होता है सर? सबसे पहले उसमें आप सिग्निफाई करते हो किसी और व्यक्ति को, क्या चीज सर? अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा, किस चीज के लिए? कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, किस उद्देश्य से? कि सामने वाले की असेंट हमको मिल जाए। समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी। अब ऑफर आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। फॉर द लास्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू टेल यू, offer is given under or defined under section 2A of the Indian Contract Act. As per the definition, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with the view to obtain the assent of that another is said to have made an offer, is said to have made an offer. समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं सर सेक्शन 2B में, सेकंड स्टेप। हमने ये तो समझ लिया कि सर ऑफर दिया गया है, बट ऑफर के बाद अब क्या होगा? जहां पर तेजस्वी ने ऑफर दिया मैं आपका लैपटॉप खरीदना चाहती हूं जी 50,000 रुपीज में, तो अब अगला स्टेप क्या होगा? सर सामने वाला व्यक्ति जो ओनर है वो इनकी बात को मानेगा, राइट? सपोज करिए जहां वापस से ये गई थी आदि इंफोटेक, और इन्होंने बोला ये XYZ ब्रांड का जो हमारा लैपटॉप है आपका, ये मैं खरीदना चाहती हूं, ये मॉडल कितने रुपए में? 50,000 रुपीज में। सपोज करिए ये इन्होंने ऑफर दिया, बट क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही इन्होंने ऑफर दिया, बाजू में एक शॉप है सनी इंफोटेक, वो आके ये बोले कि हम आपकी इस बात को मानने तैयार हैं, हमें दो पैसे, हम आपको ये देंगे? क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? तेजस्वी बॉय है, आई एम सो सॉरी तेजस्वी जी। लेट्स सपोज तेजस्वी जो है उसने ये ऑफर दिया आदि इंफोटेक को, तो क्या सनी इंफोटेक इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर इज नो। तो वेरी फर्स्ट थिंग इन एक्सेप्टेंस इज व्हाट? सब वेरी फर्स्ट थिंग इज कि एक्सेप्टेंस सिर्फ उस व्यक्ति से आ सकता है जिस व्यक्ति के द्वारा, या सॉरी जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है। I repeat again, the acceptance can only flow from the person to whom the offer is being made. यही चीज यहां सामने लिखी हुई है। When the person to whom the offer or the proposal is made signifies his assent thereto, वो अपनी इच्छा वहां पर जाहिर करता है कि आपने यहां पे जो पॉइंट रखा है हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, सर इट इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। और जैसे ही ऑफर पे एक्सेप्टेंस आया, देन देर इज नो गोइंग बैक, देन देर इज नो गोइंग बैक। ठीक है, लेट सपोज एक और एग्जांपल दे देते हैं। सर देर इज मिस्टर सुमंता, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर हाउ मच? सर 7 लाख रुपीज। किसको बोला? ये बोला उन्होंने मिस्टर अग्रवाल को कि आप मेरी ये कार जो है वो खरीद लीजिए 7 लाख रुपीज में। तो क्या ऐसा होगा कि मिस्टर शास्त्री जो है वो आकर इसको एक्सेप्ट करें? द आंसर इज नो। इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it is made, and that is why
ये जो चीज है इसको स्पेसिफिकली बोला गया है इन सेक्शन 2B दैट व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. सनी कह रहा नुकसान करा दिया सर. कोई बात नहीं, ठीक है. आई होप नाउ दिस इज क्लियर. ये हो गया सर ऑफर, ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस. अब आते हैं सर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन सर, ये जो युग है इसको ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत हो गई. और कलयुग एक ऐसा युग है जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी चीज बिना मतलब के करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है. हम सब ये भूल चुके हैं दैट दिस इज अ शेयर जर्नी. आप ऐसा सपोज करो कि आप एक व्यक्ति हो जो कि ये एक सर्कस गए होगे कभी लाइफ में, आपने देखा होगा. ये सर्कस का आपका एरिया है और इस सर्कस के एरिया में यहां से एंट्री है और यहां से एग्जिट है. दिस इज व्हाट इज लाइफ. दिस इज व्हाट इज लाइफ. हम सभी खाली हाथ आए. यहां पे आप एंटर कर रहे हो खाली हाथों से, लेकिन जब आप अंदर जाओगे सर आप अनलिमिटेड प्रॉप्स को उठा सकते हो, यूज कर सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो. दिस इज व्हाट इज लाइफ. शादी करनी है, कंप्यूटर लेना है, मोबाइल लेना है, बाइक लेनी है, कार लेनी है, इतना बड़ा बंगलो लेना है, यहाँ पे फार्म हाउस होना चाहिए, वो होना चाहिए. सर ये क्या कर रहे हो आप? ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रॉप्स हैं. लेकिन जैसे ही आपका समय आएगा, कौन सा फार्म हाउस अपने साथ ले जाओगे यार? कौन सा बंगलो अपने साथ ले जाओगे? कुछ भी नहीं. इट इज जस्ट दैट फिर जो है आप यहां से बाहर निकलोगे खाली हाथ. तो ये जर्नी सबके लिए वैसी है. बट डिस्पाइट ऑफ दैट आपको पता है लोग जो है वो बिना किसी मतलब के कुछ काम करते नहीं है. आप कंसिडरेशन को वही समझ लो. कंसिडरेशन बेसिकली डिपेंड करता है ऑन विच प्रिंसिपल? सर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्विड प्रो को. ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्विड प्रो को. व्हाट इज क्विड प्रो को? सर क्विड प्रो को का मतलब होता है, हाय सूरज, क्विड प्रो को का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. किसी चीज के बदले कुछ चीज करना इज व्हाट इज क्विड प्रो को. लेट मी टेल यू अगेन सर, जब हम बात करते हैं क्विड प्रो को की, इट इज डूइंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. ठीक है. अब जब हम बात कर रहे हैं सर क्विड प्रो को की, इसी चीज को हम कहते हैं कंसिडरेशन. फॉर एग्जाम्पल, वापस से वही एग्जाम्पल लेते हैं सर. एक है मिस्टर सुमंता और दूसरी तरफ है मिस्टर अग्रवाल. मिस्टर सुमंता कह रहे हैं मैं आपको अपनी कार देने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी कार आपको बेच दूंगा, लेकिन उसके बदले में क्या चाहिए? सर बदले में चाहिए है मुझे 7 लाख रुपीस. 7 लाख रुपीस. सिमिलरली मिस्टर अग्रवाल भी तो कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं. क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? बोल रहे हैं मैं आपको 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, बट उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए. क्या चाहिए? आपकी कार चाहिए. यानी both of them are demanding something in return of something. I repeat again, both of them are demanding something in return of something. और इस चीज को हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में एज कंसिडरेशन. एज कंसिडरेशन. ठीक है. अब लेकिन कंसिडरेशन क्या है? लेट सपोज वापस से सुमांता और मिस्टर अग्रवाल. मिस्टर सुमांता कह रहे हैं आई एम रेडी टू गिव माई कार, बट मिस्टर अग्रवाल कहते हैं कि मैं आपको उसके बदले में 1 लाख रुपीस देने के तैयार हूं. तो क्या मिस्टर सुमांता 1 लाख रुपीस एक्सेप्ट करेंगे? नहीं. या लेट सपोज ये अग्रवाल जी 7 लाख रुपए देने तैयार है, लेकिन मिस्टर सुमांता कहते हैं मैं आपको अपनी होंडा सिटी कार नहीं दूंगा, मैं ऑल्टो कार दूंगा. तो क्या मिस्टर अग्रवाल उस चीज को लेने के लिए तैयार होंगे? नहीं. Therefore, when we talk about consideration, consideration should always be at the desire of the promiser. यानी यहां पर मिस्टर सुमांता अगर प्रॉमिस कर रहे हैं मैं अपनी कार आपको दूंगा, तो उनको उसके बदले में क्या चाहिए? उनका डिजायर क्या है? वो चीज हमारे लिए ज्यादा यहां पर महत्व रखती है. Therefore, consideration shall always flow at the desire of the promiser. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. चलिए अब अगर बात करते हैं आगे. मिस्टर सुमांता ने कहा था कि मुझे एक कार बेचनी है जो मैं मिस्टर अग्रवाल आपको देने तैयार हूं,
उसके बदले में मुझे 7 लाख रुपीज चाहिए। मिस्टर अग्रवाल कहते हैं ये 7 लाख रुपीज तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक चीज है, ये पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा, ये मिस्टर शास्त्री जो है ये आपको दे पाएंगे, मेरी तरफ से नहीं आएगा पैसा। तो क्या मिस्टर सुमांता बोलेंगे कि ठीक है, फिर एक काम करते हैं, रहने देते हैं, मैं अपनी कार आपको नहीं बेचना चाहता क्योंकि पैसे तो मुझे आपसे ही चाहिए? क्या ऐसा कभी होगा? क्या ऐसा कभी होगा कि मिस्टर सुमांता बोलेंगे नहीं मुझे पैसे आपसे ही चाहिए, आप पैसे कहीं और से दोगे तो मैं नहीं लूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिस्टर सुमांता को तो सिर्फ ये चाहिए कि भाई कंसिडरेशन पूरा हो जाए। मिस्टर सुमांता को केवल ये चाहिए कि उनका जो मनी है, जो अमाउंट उन्होंने डिमांड किया है, वो पैसा उनको मिल जाए। अब वो चाहे मिस्टर अग्रवाल से आए, मिस्टर शास्त्री से आए, मिस्टर त्रिपाठी से आए, मिस्टर शुक्ला से आए, मिस्टर राय से आए, मिस्टर टिबरीवाला से आए, कहीं से आए, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। He is only concerned with the fact that he should get 7 lakh rupees in return, right? इसीलिए कहते हैं that consideration सबसे पहले तो at the desire of the promiser होना चाहिए, but secondly ये promisee यानी मिस्टर अग्रवाल के द्वारा दिया जाए या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा दे दिया जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। Therefore, consideration may flow from the promisee or it may even flow from any other person. It may even flow from any other person. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर कंसिडरेशन में क्या हो सकता है। आई बिलीव आप लोगों के भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे। सिबलिंग्स के साथ क्या होता है सर? सिबलिंग्स के साथ एट टाइम्स हमको जब रात को भूख लगती है तो हमारा सिबलिंग कहता है दीदी या भैया भूख तो हमें भी लग रही है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक काम कर, तू जो है वेजिटेबल्स काट दे और बदले में मैं मैगी जो है वो बना दूंगा। ठीक है, ऐसा ट्रेड ऑफ आपने हमेशा किया होगा जरूर। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जो है वो वेजिटेबल्स काट रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो मैगी बना रहा है। इस ट्रांजैक्शन में दोनों ही लोगों के द्वारा कुछ किया जा रहा है एक दूसरे के लिए, और दोनों ही लोग इस चीज को कर रहे हैं एक ही मोमेंट ऑफ टाइम पे। कहने का मतलब प्रेजेंट में। ठीक है, देयरफॉर वी कैन कंसिडर कि जो कंसिडरेशन होता है वो प्रेजेंट में होता है। मैंने आपको अपनी एक बाइक की चाबी दी, आपने बदले में मुझे 5 लाख रुपीज दिए। मैंने आपको अपने घर की चाबी दी, आपने बदले में मुझे 2 करोड़ रुपए दिए। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है सर? यहां पर बेसिकली हमारे बीच जो ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। बट बट ऐसा भी तो होता है, कई बारी रात को हम बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं एंड तभी हमें लगती है प्यास। और जब हमें प्यास लगती है हम अपने भाई बहन को क्या बोलते हैं? यार भाई या बहन सुनना, प्लीज पानी ला दे एक गिलास। और वो क्या बोलती है? मैं क्यों लेकर आऊं? या वो आपका भाई बोलेगा मैं क्यों लेके आऊं, तेरा नौकर हूं क्या? फिर उस समय आप क्या जवाब देते हो? याद कर वो दिन जिस दिन तू तकलीफ में था और तूने मुझसे पानी मांगा था और मैं रात को 2 बजे जाकर लेकर आया था। राइट? यानी आपने यहां पे क्या किया सर? यहां पर आपने सामने वाले व्यक्ति को एक पास्ट एक्ट जो है वो याद दिलाया कि मैंने तुम्हारे लिए पास्ट में कुछ किया हुआ है, इसीलिए तुम प्रेजेंट में मेरे लिए ऐसा करो। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ पास्ट कंसिडरेशन, जहां पर एक पार्टी के द्वारा कंसिडरेशन पास्ट में ऑलरेडी दिया जा चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट इज द फ्यूचर कंसिडरेशन। जब आपकी तबीयत खराब होगी आप भाई से बोलोगे सुनना, आज तू पानी लिया, आई प्रॉमिस कल मैं जो है पानी लेकर आऊंगा। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप एक फ्यूचर कंसिडरेशन दे रहे हो कि आज आप करिए, कल जो है ये एक्ट मेरे द्वारा किया जाएगा। देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट कंसिडरेशन सर, इट कैन बी एन एक्ट जो कि पास्ट एक्ट है, it can be a present act as well as it can be a future act। यहां पर खत्म होती है पूरी की पूरी कंसिडरेशन की परिभाषा। अब अगर गौर से हम वापस से कंसिडरेशन के बारे में देखें तो कंसिडरेशन इज व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब एक प्रोमिसर की इच्छा पर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, चाहे तो प्रोमिसी खुद या फिर कोई और व्यक्ति,
has done or abstained from doing something, does or abstains from doing something, promises to do or to abstain from doing something, such an abstinence or promise is known as consideration. Hi, Sumida, good afternoon. बट सर जब प्रोमिसर एक्सेप्ट कर चुका है तो वो बाइंड है के अंडर, तो वो फिर किसी थर्ड पार्टी का ऑफर कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? वही तो कह रहे थे शिवांगी कि वो थर्ड पार्टी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है, और सिर्फ उस ऑफर को जो ऑफर उसको दिया गया है। यही तो पूरा पॉइंट था हमारा वहां पर। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। सो व्हाट इज प्रिविटी ऑफ, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चे दैट ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। कोई थर्ड पार्टी आके जो है क्लेम फाइल नहीं करेगी। शिवांगी कह रही सर थर्ड में अदर पर्सन भी लिखा है, वो क्या है? शिवांगी ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी बेटा, डिटेल में समझाया था, प्लीज थोड़ा सा फोकस रह के देखो। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मिस्टर अग्रवाल अगर कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता को कि हम आपको अपना घर बेचना चाहते हैं, और ये जो हमारा प्यारा सा सुंदर सा घर है इसकी कॉस्ट जो है वो 1 CR होगी। तो अब मिस्टर गुप्ता मिस्टर अग्रवाल को कहते हैं कि ये 1 CR जो आप एज अ कंसिडरेशन मांग रहे हो ये मैं नहीं दूंगा, बल्कि मेरी बहन जो है वो है मिस सुषमा, ये जो है कंसिडरेशन आपको देंगी। तो क्या मिस्टर अग्रवाल बोल देंगे नहीं मुझे ये कंसिडरेशन नहीं चाहिए, मुझे तो आपसे ही चाहिए? द आंसर इज डेफिनेटली नो। व्हाई? बिकॉज मिस्टर अग्रवाल इज नॉट कंसर्न्ड विद कि कंसिडरेशन कहां से आ रहा है। उनके लिए उद्देश्य यह है कि जो कंसिडरेशन आ रहा है वो चाहे आपसे आए चाहे किसी और व्यक्ति से आए, बट जो उन्होंने डिमांड किया है वो आ जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी कि वो प्रोमिसी से ही आए यानी कि मिस्टर गुप्ता से, बट रादर ये किसी और व्यक्ति से भी आ सकता है। ठीक है जी। इफ इन केस आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड एट द सेम टाइम कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बारी सुंदर सा अपना धड़कता हुआ दिल दिखा दो, ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं एकदम राइट ट्रैक पे जा रहा हूं, आप लोगों को गलत राह पे नहीं ले जा रहा हूं। जल्दी जी। थैंक यू शिवांगी, थैंक यू रुचिका, थैंक्स सनी। सनी ये कैसा दिल तुम्हारा? अच्छा, आंखों में दिल बने हुए हैं, नाइस जी। एट द सेम टाइम यस, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने ये समझा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, फिर उसके बाद हमने ये समझा कि अग्रीमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे आए जहां पर हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में समझा कि ये क्या चीजें होती हैं। देन वी मूव्ड अहेड और हमने कंसिडरेशन क्या होता है इस चीज को। सर वो किसी को दे दिया है कल मिलेगा, वाह लकी हैं सर आप, कोई है आपके दिल का ख्याल रखने वाले। सर मुझे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अगेंस्ट ऑफरर ऑफरी वो टॉपिक्स भी समझा दीजिए, समझ नहीं आता है। मैडम काजल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सेक जल्दी से दिखा देते हैं आपको। ये देखो, अलग से बकायदा एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये पूरा का पूरा आपको आज समझाया जाएगा। राम राम शिवानी जी, ठीक है? तो बस जुड़ के रहें लास्ट तक, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं, हमने ये पढ़ लिया सर ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि आखिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके एसेंशियल्स क्या क्या है। सर सबसे पहला एसेंशियल तो यह है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें यह चाहिए कि पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायक भी तो हो। ये कैसे इंश्योर होगा कि वो कॉम्पिटेंट है? सर उसके लिए कहा जाता है कि वो कम से कम 18+ ईयर्स के होने चाहिए। कितने समय कितने उम्र होनी चाहिए सर? 18+। वो अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। अनसाउंड माइंड जो कि ये समझने की क्षमता नहीं रखता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। एंड थर्ड,
सर उनको किसी लॉ के द्वारा प्रोहिबिट नहीं किया होना चाहिए फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट एनी लॉ प्रोहिबिट्स देम फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये सारी चीजें हैं देन आप उनको कॉम्पिटेंट पार्टीज कंसिडर कर सकते हैं। यही चीज यहां लिखी हुई है, देख सकते हैं सेक्शन नंबर 11 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये बताता है कि आपने मेजॉरिटी अटेंड की होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आप जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाने चाहिए बाय एनी लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा सर एक ऑफर होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी हमने समझ ली है कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। क्योंकि जब तक ऑफर नहीं होगा, उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तब तक अग्रीमेंट नहीं बनेगा, एंड अग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो देयरफॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा सर ये जो कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं इनकी फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, यानी ये अपनी जो कॉन्सेंट दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, हामी दे रहे हैं, वो फ्री होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके द्वारा जो कॉन्सेंट आ रही है वो किसी तरह से विशिएटेड है। विशिएटेड मतलब कि वो किसी फ्रॉड के तहत अचीव करी गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत अचीव करी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउएवर इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगली स्लाइड में। इसके अलावा आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सर वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप और हम मिलके जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अपन को जो है मिलके किसी एक व्यक्ति का मर्डर करना है। अब आप अगर मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल है? नहीं सर, ये तो इलीगल हो गया ना। देयरफॉर इस चीज को लेजिटिमेट नहीं कंसिडर किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल है लेकिन उसमें मिलने वाला कंसिडरेशन हो सकता है कि लॉफुल ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन वो भी चीज जो है वो आपकी लॉफुल होनी चाहिए। ठीक है, ये कहां दिया गया है सर? ये दिया गया है सब कुछ आपके सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई रिपीट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर आगे। आपने कहा कॉन्सेंट, क्या होती है कॉन्सेंट? बट कॉन्सेंट तक पहुंचने से पहले एक बारी मैं आपको कहूंगा 30 सेकेंड्स का टाइम ले लो और एक बारी इस पूरी की पूरी चीज को रिवाइज कर लो जो अभी हमने पढ़ी है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिवाइज इट फॉर 30 सेकेंड्स, ताकि आगे पार्ट और पीछे सपाट नहीं होनी चाहिए। डन, चलिए लेट्स मूव अहेड। अब हम बात कर रहे हैं सर कंसेंट की एंड फ्री कॉन्सेंट की। कॉन्सेंट एंड फ्री कॉन्सेंट, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये एक लैटिन मैक्सिम है, इसको याद करना पड़ेगा। कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं कॉन्सेंट का बेसिस है ये। यानी कॉन्सेंट तभी दी जा सकती है जब दो पार्टीज एक ही चीज पर एक ही सेंस पे जो है अग्री कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर सुमित है और मिस्टर ध्यानचंद है। मिस्टर सुमित कह रहे हैं कि मैं अपनी क्रेटा कार जो है ये बेचना चाहता हूं फॉर 10 लाख, फॉर 15 लाख रुपीज। और मिस्टर ध्यानचंद जो है ये क्रेटा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं 15 लाख रुपीज में। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो क्रेटा जो है
ये 2018 का मॉडल है, उनको ये लगता है कि क्रेटा जो है 2023 का मॉडल है। इस चीज के चलते क्या हम ये कंसिडर करेंगे कि जो कॉन्सेंट है वो इनकी कॉन्सेंट सही है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज किसी भी व्यक्ति को टू और मोर पर्सन आर सेट टू कॉन्सेंट ओनली एंड ओनली व्हेन दे आर अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग। बट ये तो 2023 की कार के लिए अग्री कर रहे हैं और ये 2018 के कार के लिए अग्री कर रहे हैं, तो क्या यहां पर सेम थिंग पे अग्री किया जा रहा है? नहीं। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि सर ये कॉन्सेंट जो है वो आपकी सही कॉन्सेंट नहीं है। सो फॉर कॉन्सेंट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट टू और मोर पर्संस आर सेड टू कॉन्सेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम थिंग पे सेम सेंस पे रिलाई करना इज व्हाट इज कॉन्सेंट। बट क्या हमेशा सेम थिंग पे सेम तरह से रिलाई करना ये सुनिश्चित करता है कि जो मैंने कॉन्सेंट दी है वो मैंने अपनी मर्जी से दी है? नहीं। जैसे अगर हम बात करें रेप की, एट टाइम्स क्या होता है कि जो लड़की होती है बेचारी को डराया धमकाया जाता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके घर परिवार वालों को मार दिया जाएगा, और सामने सामने जो है गन पॉइंट पे रख के फिर रेप किया जाता है। तो वहां पे कॉन्सेंट तो दी लड़की ने, तभी तो तभी तो जो है सेक्स कर पाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाए। उसने रिटेलिएट भी नहीं किया। लेकिन क्या उन्होंने जो ये कॉन्सेंट दी थी वो फ्री कॉन्सेंट थी? क्या वो अपनी मर्जी से थी? नहीं। इसीलिए हमेशा हमको यह भी चेक करना होता है कि क्या कंसेंट जो दी जा रही है वो कंसेंट फ्रीली दी गई है, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के दी जा रही है। और इसको देखने के लिए सर हमारे यहां आता है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 कहता है आपकी कंसेंट को फ्री कंसेंट कंसिडर किया जाएगा। फ्री मतलब पैसों से रिलेटेड नहीं, फ्री मतलब जहां पर आपने अपनी मर्जी से ये दिया, ये कंसेंट दी है। कब कहा जाएगा? सर जब आपकी कॉन्सेंट इज फ्री फ्रॉम कैन यू फाइंड मिस माधुरी। व्हेन योर कॉन्सेंट इज फ्री फ्रॉम कैन यू फाइंड मिस माधुरी। व्हाट इज दिस कैन यू फाइंड मिस माधुरी जी? सर कैन यू फाइंड मिस माधुरी अलग अलग एलिमेंट्स हैं हमारे फ्री कॉन्सेंट को याद करने के। जैसे कि सर सी से आता है कोअर्शन, यू से आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, एफ से आता है फ्रॉड, एम से आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट एम से आता है सम मिस्टेक। मिस्टेक। आई होप दिस इज क्लियर। लिख लीजिएगा इसको एक बारी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन दीज थिंग्स बिकॉज ये अभी आपको याद है, बट इट इज नॉट सो कि ये आपको हमेशा याद रहने वाली है। जैसे ही क्लास ओवर होगी आप भूल जाओगे, इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तभी रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डन। चलिए अब आते हैं सर, आप लोगों का सवाल है सर कोर्जन क्या होता है? कोर्जन को सिंपल शब्दों में आपको कंसिडर करना है डराकर। जब आपकी कॉन्सेंट आपको डरा के, आपको धमका के ली जा रही है, तो उसको हम कोर्जन कहते हैं। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि आप इस बात को मान लो वरना आपका किडनैप कर लिया जाएगा, आपके परिवार को मारा जाएगा, आपके घर की मां बेटियों को परेशान किया जाएगा। ये सब चीजें कही जा रही हैं। जब ऐसी चीजें कही जाएं तो उसको हम कोअर्जन कहेंगे। लेट सपोज देयर इज मिस्टर अमन एंड देयर इज मिस्टर हनी। तो अमन मेहता और हनी शर्मा ये दो लोग हैं। अब होता क्या है कि अमन मेहता के पास एक बहुत प्यारी सी कार है, लेकिन अमन मेहता ये कार बेचना नहीं चाहते, लेकिन हनी शर्मा चाहते हैं कि मुझे तो ये कार चाहिए। हनी शर्मा बोलते हैं मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूं, मुझे ये कार आप दे दीजिए। बट अमन मेहता इस चीज को मना करते हैं। सर जैसे ही अमन मेहता ने मना किया, हनी शर्मा ये कहते हैं कि अमन देख लो, तुम्हारी कार नीचे ही खड़ी रहती है ऑफिस में, अगर तुमने मुझे ये कार नहीं दी तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी कार का कांच फोड़ दूंगा। तो मैं यहां से मैं देखता हूं तुम कैसे जा पाते हो, रोज तुम्हारी गाड़ी पंचर करी जाएगी। अगर तुम फिर भी नहीं माने तो फिर मेरे गूंस आएंगे और तुम्हें जो है वो बहुत पीटेंगे। तो इस चीज से डर के अमन जो है वो हनी शर्मा को कहता है ठीक है सर, आप ये मेरी गाड़ी जो है वो ले लीजिए।
ऐसे में जो कॉन्सेंट दी गई है, क्या कॉन्सेंट है यहाँ पे अमन की? यस, तभी तो उसने गाड़ी दी। बट क्या ये कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट है? द आंसर इज नो। ये किसी भी तरह से फ्री कॉन्सेंट नहीं है। इसीलिए इस कॉन्सेंट को कहा जाता है अ कॉन्सेंट विच हैज बीन रिसीव्ड थ्रू कोअर्शन। यानी एक ऐसी कॉन्सेंट जहां पर आपने थ्रेटन किया है सामने वाली पार्टी को दैट इफ इन केस उन्होंने अपनी कॉन्सेंट नहीं दी देन यू वुड कमिट एनी ऑफ द एक्ट्स विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी। इंडियन पीनल कोड या फिर और कोई लॉ के अंतर्गत अगर कोई चीज एज एन ऑफेंस बताई गई है तो उस चीज को हम जो है कोर्सन के नाम से जानेंगे। लो भैया जी हमारी गाड़ी ले लो। यस टॉम भाई ठीक है। सेकंड, सर सेकंड जो है दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की विल को और कॉन्सेंट को डोमिनेट करने की पोजीशन पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूं एंड टचवुड ऐसा होगा ही, आपका क्लैट का एग्जामिनेशन निकल जाता है, उसके बाद आके आप मुझे थैंक यू देते हो और फिर कहते हो कि सर जो है आप हमसे मांग लीजिए जो भी मांगना है। हम कहते हैं ठीक है, आपके पिताजी की एक प्रॉपर्टी है 1 CR की, आप एक काम करो वो मुझे 20 लाख रुपीज में दे दो। अब ऐसी स्थिति में आप बोलोगे अरे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा देख लो, अगर करवा सकते हो तो करवा दो, अदरवाइज आई हैव कनेक्शंस विद डिफरेंट कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज एंड मैं वहां पर आपका ये एडमिशन कैंसिल करवा दूंगा, आपके ऊपर है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? सर मैं जो है आपके विल को डोमिनेट कर रहा हूं। मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मैं आपको डरा रहा हूं, धमका रहा हूं, मार रहा हूं, पीट रहा हूं, आपके घर वालों को धमकी दे रहा हूं, नहीं। बट आई एम इन अ पोजिशन जहां मैं आपके विल को डोमिनेट कर सकता हूं। तो जब ऐसे एक व्यक्ति अपनी पोजीशन की मदद से सामने वाले के विल को डोमिनेट करते हुए उसका फायदा उठाता है तो उसको हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाय प्रांशी, हाउ आर यू? प्रांशी बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं, आज आप क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? चलो अब आते हैं जी आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉड। फ्रॉड, जब बात करते हैं सर फ्रॉड की, फ्रॉड क्या होता है? डूइंग ग्रेट सर, वेरी गुड प्रांशी। आई एम ऑल्सो गुड। जी, तो जब हम बात कर रहे हैं फ्रॉड की, तो फ्रॉड में बेसिकली होता क्या है कि आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की। उस मूवी में क्या होता है, अक्षय कुमार जो होता है वो खड़े होते हैं एक पेड़ के नीचे और एक बकरी उनके साथ होती है, एक गोट। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स वाला नहीं, बट गोट मतलब बकरी वाला गोट। तो एक गोट होती है। तो अब क्या होता है इस स्थिति में कि ये जो आ, होते हैं अक्षय कुमार, इनके पास एक सेठ जी आते हैं। वो पूछते हैं कि भाई ये बकरी लेके क्यों खड़े हो? बोलते अरे सर ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, ये बकरी तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बकरी है, ये इंग्लिश में बात करती है। सेठ जी बोलते अच्छा कुछ भी? बोले अरे नहीं सर आप पूछ के देख लो। बोले अच्छा मेरे को प्रूफ करो। तो बोले अच्छा बकरी बेटा ये बताओ अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? बकरी कहती है मई। बकरी ने जैसे ही बोला मई, सेठ जी हो जाते खुश। सेठ जी सोचते हैं अरे वाह ये तो कितनी अच्छी बकरी है, इंग्लिश में बात करती है। तो सेठ जी जो है इस बकरी को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो पैसे दे देते हैं फिर एकदम से वो अक्षय कुमार का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि प्लीज एक बार और प्रूफ करा दो, मुझे लग रहा है तुम शायद मेरे साथ धोखा कर रहे हो। अक्षय कुमार बोलता है अरे सर कैसा कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। बकरी से बोलते बकरी बेटा ये बताओ जून के पहले कौन सा महीना आता है? बकरी अगेन कहती है मैं। जैसे उसने मैं बोला वो खुशी खुशी उसको लेकर चले जाते हैं। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या? सर यहां पर बेसिकली अगर आप देखो तो अक्षय कुमार के द्वारा डिसीट किया गया है सामने वाले व्यक्ति को। किस चीज की मदद से? सर एक स्टेटमेंट की मदद से। जो स्टेटमेंट पहली चीज तो ट्रूथ नहीं है एंड दूसरी चीज अक्षय को खुद पता है कि यह सत्य नहीं है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। यही चीज होती है सर फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होता है सर? फ्रॉड में बेसिकली जो कॉन्सेंट ली जा रही है वो ऐसे किसी स्टेटमेंट को देकर ली जा रही है जो कि ट्रू नहीं है। ऐसे किसी स्टेटमेंट को देकर ली जा रही है जो कि ट्रू नहीं है एंड द पर्सन मेकिंग दैट स्टेटमेंट नोज
or has a belief that this statement is not true. ठीक है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वो क्यों कर रहा है? सर विद द उद्देश्य, विद द एम ऑफ डिसीटिंग द अदर पार्टी। आम बताकर इमली बेचना, वाह, लाइक चोर बाजार के फोन सेलर्स, यस। ठीक है, तो यहां पे है सर फ्रॉड। फ्रॉड क्या है? इट बेसिकली इंक्लूड्स एनी ऑफ द एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी to a contract or with the convenience by his agent with the intent to deceive another party into or thereto to his assent or induce him to enter into a contract. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। चलिए अब आता है सर मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है सर? ये भी एक तरह से फ्रॉड तरह ही है, लेकिन ये फ्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सामने वाली पार्टी है वो इनोसेंट है। कहने का मतलब जो एक रॉन्ग, यहां पे भी रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बट यहां पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो खुद से मन से नहीं दिया जा रहा है कि मुझे पता है कि ये गलत है मैं फिर भी बोलूंगा, नहीं। इट इज जस्ट दैट द सामने वाला पार्टी इज हैविंग अ फेथ एंड बिलीव कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो सच स्टेटमेंट है, वो ट्रू स्टेटमेंट है, उसको जेन्युइन ये बिलीव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कह रहा है वो सत्य नहीं है। तो इस चीज को हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। Misrepresentation means and include positive assertion in manner not warranted by the information of the person making it, which is not true, though he believes it to be true. भले ही वो सत्य नहीं है, लेकिन वो उसको बिलीव करता है कि वो सत्य है। इसके बाद वी आर कमिंग टू मिस्टेक। सब मिस्टेक क्या होता है? जहां पे जो पार्टीज हैं दे आर इनटू मिस्टेक ऑफ एनी लॉ या मिस्टेक ऑफ एनी फैक्ट, यानी उनको फैक्ट के बारे में थोड़ी सी गलती हो रखी है या फिर उनको लॉ के बारे में गलती हो रखी है। अगर फैक्ट के बारे में उनको गलत इंफॉर्मेशन है, जैसे फॉर सपोज लेट सपोज ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक हॉर्स के बारे में जो ए को बिलोंग करता है, कि इसको जो है मिस्टर बी खरीदना चाहते हैं। सारा ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है ये हॉर्स जो है बेचारा अर्थक्वेक आया और उसमें बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गया। तो क्या इस चीज को हम कंसिडर करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। जब सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया तो फिर ये जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाएगा, एंड इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कंसिडर किया जाएगा। बट किसी भी प्रकार का नॉलेज ऑफ लॉ नहीं होना इज नॉट एन एक्सक्यूज। मैं किसी का मर्डर कर दूं और फिर बोलूं सर मुझे पता नहीं था मर्डर करना जो है वो क्राइम है, सर ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी कंट्री के लॉस के बारे में पता रखेंगे, एंड इसीलिए इसीलिए मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूसेबल। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूसेबल। फ्रॉड करने वाले सच में मन से फ्रॉड करना हो इज कॉल्ड नहीं नहीं सनी, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, बता देते हैं बेसिकली क्या है। सर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इन दोनों में ही क्या हो रहा है? सर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन इन दोनों में ही एक रॉन्ग स्टेटमेंट बोला गया है। रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब ऐसी कुछ चीज बोली गई है विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, फ्रॉड में ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट बोला गया है ये इंटेंशनली बोला गया है विद द फीलिंग ऑफ डिसीटिंग द अदर पार्टी। वेरएज मिसरिप्रेजेंटेशन में ये स्टेटमेंट बोला गया है, ये बोला गया है हैविंग अ फेथ एंड बिलीफ, हैविंग अ फेथ एंड बिलीफ कि ये सत्य है। जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको खुद ये लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर इंटेंशन की बात, इंटेंशन डिसीटफुल है, यहां पे इनोसेंट इंटेंशन है। सर सेल्फ रिवीजन कैसे करेंगे लीगल रीजनिंग का? मैडम टॉपिक्स उठाइए और उनको जो है रिकॉल करना शुरू करिए। नॉट नॉलेज ऑफ द फैक्ट इज एक्सेप्टेबल बट नॉट नॉलेज ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सेप्टेबल, यस। बट नॉट हैविंग द नॉलेज, नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द फैक्ट, उसमें भी दो चीजें होती है बेसिकली। एक आपकी बायलैटरल मिस्टेक होती है, एक यूनिलैटरल मिस्टेक होती है। यूनिलैटरल मिस्टेक वो होती है जहां पे केवल और केवल एक पार्टी जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, तो इस चीज को जो है वॉइड करार नहीं दिया जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड सब्सटेंस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बायलैटरल, तो उसमें जो है आपका दोनों ही पार्टीज मिस्टेक में होती है, उसको जो है वॉइड अग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है। हाउएवर इसके अंदर भी बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं जितना आई डोंट थिंक आपको डेप्थ में जाने की आवश्यकता है, तो आप उसको अभी छोड़ सकते हैं। जी, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब हम आते हैं जी आगे, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे इजी है, मुश्किल से आधे मिनट में हो जाएगा, जल्दी समझिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स में बनाया गया है, वर्ड्स में बोलकर या लिखकर, तो उसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर केवल और केवल कंडक्ट से इन्फर किया जा रहा है, बोल के या लिख के नहीं किया गया है, तो उसको हम इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइड अग्रीमेंट, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत सारे के सारे दिए गए इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उस चीज को जो है आप कानून के द्वारा आसानी से एनफोर्स करवा सकते हैं। वॉइड अग्रीमेंट बेसिकली एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो कि कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसमें जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं वो चीज मिसिंग है। सर जो लीगल सेक्शंस में करंट अफेयर्स होते हैं वो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स कंसेप्चुअल्स वाले, दोनों ही। क्योंकि जो आपका पैटर्न है पेपर का आपने देख रखा है, लास्ट टू लास्ट ईयर इट वाज मोर ऑन द स्टैटिक पार्ट, लास्ट ईयर इट वाज मोर ऑन द करंट पार्ट। एंड अभी जब आपने देखा कि हमारे जो सैंपल पेपर्स आए उसमें एक जो है वो आया है आपका स्टैटिक का और एक आया है आपके करंट का, तो इट इज फॉर श्योर कि दोनों को ही आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा सर कुछ अनलॉफुल अग्रीमेंट्स होते हैं। अनलॉफुल कहने का मतलब जो इलीगल है या इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या फिर वो वेजरिंग अग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स की, जल्दी से समझ लेते हैं कि सर वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है। सर वेजरिंग अग्रीमेंट सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, जी, वेजरिंग अग्रीमेंट अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो ये ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि एक अनसर्टेन इवेंट पे काम कर रहे होते हैं। अनसर्टेन इवेंट, सिंपल टर्म्स में आप इसको बेटिंग कंसिडर कर सकते हो। कल अगर बारिश हुई तो आई विल गिव यू 500 रुपीज, कल अगर बारिश नहीं हुई तो यू विल गिव मी 500 रुपीज। यानी जो पार्टीज हैं यहां पर, इनका उस पर्टिकुलर बारिश के होने से कोई लेना देना नहीं है, उस इवेंट में इनका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है अदर देन दैट कि सिर्फ और सिर्फ पैसे जो हैं वो इनको लेने हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वेजरिंग अग्रीमेंट्स के नाम से जानते हैं और वेजरिंग अग्रीमेंट्स हमारे यहां वॉइड कंसिडर किए जाते हैं। वॉइड कंसिडर किए जाते हैं, वॉइड मतलब जो कि एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। इसी के साथ साथ सर एक और टाइप ऑफ अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये लेकिन वैलिड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी आपके वेजरिंग अग्रीमेंट की तरह ही है। यहां पे भी अनसर्टेन इवेंट पे चीजें डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर बारिश हुई तो मैं आपके घर आऊंगा, या कल अगर बारिश नहीं हुई, सॉरी, कल अगर बारिश नहीं हुई तो मैं आपके घर आऊंगा और बारिश हुई तो मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगा। सिंपल एज दैट। तो यहां पे जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है सामने वाले व्यक्ति की, वो डिपेंड करती है ऑन द इवेंट, बट इस इवेंट में उसका खुद का इंटरेस्ट भी तो है। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल हिज फार्म लैंड टू बी इफ ही विंस द केस इन्वॉल्विंग हिज फार्म लैंड। अगर वो उस केस को जीतता है तो हम तुम्हें जो है ये बेच देंगे। तो यहां पे जीतना इज नेसेसरी फॉर गेटिंग द फार्म लैंड। बट पीछे अगर देखें, ए अग्रीज टू गिव ₹1000 टू बी इफ इंडिया विंस द मैच, बी अग्रीज टू पे द सेम अमाउंट इफ इंडिया डिड नॉट विन द मैच। इंडिया के जीतने और हारने से ए और बी को कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि उनका जो है ₹1000 का यहां पे ट्रांजैक्शन हो रखा है। जी, सर इट डिपेंड्स अपॉन देयर स्किल्स, दैट इज डिफरेंट। जो हमारे ड्रीम 11 और ये सारी चीजें चलती हैं वो स्किल पे डिपेंडेंट है, इसलिए उनको वेजरिंग अग्रीमेंट्स नहीं कहा जाता है, एक्सेप्शंस की तरह कंसिडर किया गया। ठीक है जी, अब आप यहां देख सकते हो वेजर अग्रीमेंट इनवैलिड है, कंटिंजेंट अग्रीमेंट वैलिड है। इन वेजर देयर इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, आप मुझे 1000 दोगे मैं आपको 1000 दूंगा। ठीक है, यहां पे इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा रेसिप्रोकल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल बारिश हुई नहीं हुई तो मैं आपके घर आऊंगा, बट सामने वाला व्यक्ति उसके बदले में कुछ नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट, थर्ड पार्टीज डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, यहाँ पे थर्ड पार्टीज का इंटरेस्ट हो सकता है। वेजर इज कंटिंजेंट इन नेचर एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर वेजरिंग। ठीक है, वेजरिंग अग्रीमेंट सारे कंटिंजेंट तो हैं, क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करते हैं अपॉन हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेजरिंग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो है आपके वैलिड होते हैं। सर पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से डाउनलोड करें? खुशी, आप इंटरनेट पर जैसे गूगल पे टाइप करोगे बेटा आपको मिल जाएंगे। गूगल पे टाइप कर दो क्लैट पीवाईक्यूज, आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे वहीं पे। चलिए, अब आ जाते हैं आपके इस पॉइंट पे जो सबसे बड़ा आप लोगों के लिए इशू है। कुछ नहीं करना है, इस पे आ जाओ। सर ये व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं ऑफरर। इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑफरर। द पर्सन हु इज मेकिंग द ऑफर, इस व्यक्ति को हम कहते हैं एक्सेप्टर। द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द सेम। शिवानी, पीवाईक्यू क्या होता है? शिवानी, पीवाईक्यू मतलब बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये व्यक्ति इस व्यक्ति को ऑफर दे रहा है कि मैं चाहता हूं अपना हाउस बेचना फॉर 1 CR रुपीज। अब आप अपनी एक्सेप्टेंस अगर देना चाहते हैं तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, अब होता क्या है सर, एक्सेप्टेंस जो है ये दो तरीके से कंसिडर की जाती है। ये है आपका स्टेप नंबर 1, ये है आपका स्टेप नंबर 2। एक्सेप्टेंस के बारे में आपको यह पता होना चाहिए दैट इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1 इज जब जो व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे रहा है उसने अपनी एक्सेप्टेंस को इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन डाल दिया, यानी एक्सेप्टर ने अपनी तरफ से मेल लिख के छोड़ दिया। एक्सेप्टर ने एक लेटर लिखकर जो है पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। तो अब उसकी एक्सेप्टेंस इज बियॉन्ड उसका कंट्रोल। अब वो जा चुका है, वो मिस्टर जो ऑफरर है उनके पास तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, राइट। लेकिन जब तक इनके पास नहीं पहुंच जाता है तब तक इनको उसका नॉलेज नहीं होगा। इसीलिए ये एक्सेप्टेंस को हम 2 स्टेजेस में यहां पर मॉनिटर करते हैं। पहली स्टेज पे ध्यान दीजिए, यानी जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने अपनी एक्सेप्टेंस को इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन डाल दिया, जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने अपनी एक्सेप्टेंस को इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन डाल दिया, तो सर इट इज सेड दैट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर। ऐसा कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर। कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब कि ये जो एक्सेप्टेंस है इसको कंप्लीट माना जाएगा अगेंस्ट हिम। अब ये व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। जैसे ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, भले ही उसको नॉलेज नहीं है अभी, बट मैंने समय रहते मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है, तो अब यू विल बी बाउंड बाय द सेम। वेर एज जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड सिचुएशन की, सर सेकेंड सिचुएशन इज जब इस व्यक्ति के पास लेटर पहुंच गया। जैसे ही इस व्यक्ति के पास लेटर पहुंचा, सर इट इज सेड दैट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एंड अब एक्सेप्टर पीछे नहीं हट सकता। अब एक्सेप्टर पीछे नहीं हट सकता। फिर से बता देते हैं लास्ट टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर यहां पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये व्यक्ति की जो कि ऑफर दे रहा है, और ये व्यक्ति जिसके द्वारा ऑफर दिया जा रहा है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर जैसे ही व्यक्ति ने दिया, ये जाएगा किसके पास तक? इस व्यक्ति के पास तक। अब जब इसके पास ऑफर चला गया है, ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे सर? ये अपनी एक्सेप्टेंस देंगे। जब भी ये अपनी एक्सेप्टेंस देंगे, ये एक्सेप्टेंस 2 अलग अलग स्टेजेस में पूरी होगी, स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2। स्टेज 1 का मतलब है जहां पर जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है। आई रिपीट, स्टेज नंबर 1 का मतलब है जहां पर जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है, ये एक्सेप्टेंस को हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। हमने लेटर लिखा आई एक्सेप्ट द ऑफर और उसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है।
ठीक है, अब करना क्या है सर? जैसे ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाला, ऐसा कहा जाता है दैट द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर। यानी अब जो ये ऑफरर है ये पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि एक्सेप्टेंस हैज द सेम इफेक्ट ऑन ऑफर एज a lighted matchstick has on the gunpowder। कह रहे हैं जिस तरीके से एक चलती हुई माचिस को आप बारूद में फेंक दो, वैसा ही एक एक्सेप्टेंस जो है ऑफर के लिए होता है। मतलब एक बार ऑफर में एक्सेप्टेंस दे दिया जाए, फिर ऑफर देने वाला व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। ठीक है जी। एंड जैसे ही ये एक्सेप्टेंस पहुंच जाती है इस व्यक्ति के पास, उसके बाद सर ये व्यक्ति भी पीछे नहीं हट सकता, बिकॉज इट इज सेड दैट द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। सर इफ लेटर लॉस्ट इन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन व्हाट वुड हैपन? जी, इसलिए कहा जाता है कि जब भी एक्सेप्टेंस दी जाती है वो ऐसे नहीं, नॉर्मल लेटर में नहीं दी जाती है, रजिस्टर्ड पोस्ट में दी जाती है, ताकि अगर वो इनटू दी मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर लॉस्ट हो भी जाती है तो उसको कंटेंट किया जा सकता है इन द कोर्ट कि हमने समय रहते जो है वो आपको दे दिया गया था। इसलिए रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजा जाता है हमेशा चीजें। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आपको करना क्या है सर? अब दूसरी चीज समझनी है, दिस इज द लास्ट थिंग एंड दैट इज नोन एज रेवोकेशन। रेवोकेशन यानी कब तक चीजों को वापस लिया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति ने ऑफर दिया है तो ये अपने ऑफर को कब तक वापस ले सकते हैं? सर जब तक वापस ले सकते हैं जब तक एक्सेप्टेंस इनके अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। और ये एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही है? सर फर्स्ट स्टेज पे। यानी जब तक एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस ना दे दे, तब तक आप जो है अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हो। फॉर द लास्ट टाइम आई एम सेइंग इट अगेन, जब तक जब तक ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाती, यानी स्टेज नंबर 1, तब तक जो है ऑफर वापस लिया जा सकता है। लेकिन एक बार एक्सेप्टेंस दे दी, देन देयर इज नो गोइंग बैक। बट एक्सेप्टेंस कब तक वापस लिया जा सकता है? सर एक्सेप्टेंस जब तक वापस लिया जा सकता है जब तक स्टेज नंबर 2 ना पूरी हो जाए। स्टेज नंबर 2 क्या है? सर स्टेज नंबर 2 इज जब जिस व्यक्ति को एक्सेप्टेंस दी जा रही है उस व्यक्ति तक ये खबर ना पहुंच जाए, until and unless it comes into the knowledge of the person who made the offer। once it is done, then there is no going back। तभी तो कहते हैं सेकेंड स्टेज में the acceptance is complete as against the एक्सेप्टर। उसके बाद एक्सेप्टर पीछे नहीं हट सकता। तो रिवोक करने का पावर कब तक है? जब तक ये सेकेंड स्टेज कंप्लीट ना हो जाए। ऑफर रिवोक करने का पावर कब तक है? जब तक ये फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। चलिए अब आते हैं आगे, जल्दी से पढ़ लेते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सर डिस्चार्ज मतलब होता है कि जो पार्टीज ने अपने लिए लीगल ड्यूटीज तय करी थी उनको खत्म कैसे किया जाएगा, समाप्त कैसे होंगी वो ड्यूटीज। तो उसके लिए यहां पर अलग अलग तरीके बताए गए हैं। सर आप अपना क्रिमिनल लॉ कब करवाएंगे अन अकेडमी पर? वेरी सुन बच्चे, लाइन से अब यही चीजें करवानी है। चलिए सर सबसे पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सेकेंड डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट या कॉन्सेंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है जल्दी समझते हैं। सर डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ए ने बोला मैं आपको अपनी कार दूंगा, बी ने बोला उसके बदले में आपके द्वारा डिमांड किए हुए 5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। ए ने कार जो है वो बी को दे दी, बी ने जो है ये 5 लाख रुपए ए को दे दिए। यहां पर दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर दिया, अपने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया, इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर डिस्चार्ज कंसिडर किया जाएगा। ऐड आ गई यूट्यूब की, क्या बात कर रहे हो, ऐड लाइव में? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सर डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और बाय कंसेंट। अगर एक पार्टी है ए और दूसरी पार्टी है बी, ये दोनों ही आपस में डिस्कस करके अपनी जो पुरानी कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर रखी है उसकी ड्यूटीज को चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कैसे? सर ईदर बाय नोवेशन, नोवेशन यानी जैसा वर्ड बता रहा है नोवेशन का मतलब होता है न्यू,
एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना के पुराने वाले को सब्सटीट्यूट कर दो, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लो। सेकंड, बाय रेसिशन, रेसिशन यानी जहां पर वो कुछ टर्म्स को अपने, कुछ ड्यूटीज को अपने कैंसिल आउट कर देंगे। थर्ड, बाय ऑल्टरेशन, जहां पर वो अपनी ड्यूटीज को ऑल्टर कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, बाय रेमिशन, जहां पर जो प्रोमिसेस किए गए थे उससे लेसर फुलफिलमेंट में तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये था कि सर 10 किलो आपको एक चीज पहुंचानी है, तो वो 9 किलो 500 ग्राम ही निकल पाई है, तो हम उसके लिए तैयार हैं लेने के लिए। तो यहाँ पे दिस इज रेमिशन। बट ये कैसे होगा? म्यूचुअल कॉन्सेंट के तहत। वेवर, जहां पे एक पार्टी जो है म्यूचुअली अपनी ड्यूटीज जो है उसको वेव कर दें कि ठीक है चलो खत्म करते हैं, वी डोंट वांट टू परफॉर्म दिस, हम वेव करते हैं एक दूसरे के राइट्स। या फिर मर्जर, यानी जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के साथ अगर मर्ज कर दिए जाएं तो भी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटीज डिस्चार्ज हो जाएंगी। नेक्स्ट इज सर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हम जो चीज करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब चाह के भी हम उसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि एक डैम जो है उसका, या एक काम करते हैं, एक घर जो है वो मैं आपको बेचना चाहता हूं, बट पता चलता है कि रात को अर्थक्वेक आ गया और वो जो घर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैं फुलफिल कर सकता हूं? नहीं सर, इसलिए डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो चुका है। नेक्स्ट, मैं जो है लेट सपोज एक बहुत सुंदर सा पेंटिंग बनाता हूं, देखी तो है ही आप लोगों ने मेरे द्वारा इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग। तो लेट सपोज मैं एक बहुत बड़ा पेंटर हूं, मैं पेंटिंग बनाता हूं और मैंने ये तय किया कि हाँ आपकी एनिवर्सरी पे मैं आपको और आपकी वाइफ की पेंटिंग बना के दूंगा। बट उससे पहले मेरी अगर डेथ हो जाती है या मैं ऐसी स्थिति में आ जाता हूं जहां मैं अब पेंट नहीं कर सकता, तो इस चीज के चलते भी जो है ये डिस्चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। सर वॉर हो जाता है दो कंट्रीज के बीच में, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अमेंडमेंट जो है कानून में हो जाता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कुछ चीजें जो कि अब परफॉर्म करने के लिए हमें इम्पॉसिबिलिटी ले आती है, उन चीजों को हम यहाँ कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, ए ने जो है कहा था मैं 5 kgs ऑफ सैफरन आपको पहुंचाऊंगा, बी ने कहा उसके बदले में मैं आपको 5 लाख रुपीस दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि सर 5 लाख रुपीस दे दिए, लेकिन बी जो है वो 5 kg सैफरन नहीं 4 kg बस करके ही रुक गए। तो यहां पर ब्रीच जो है वो हुआ है। जब भी कभी ब्रीच होता है तो क्या होगा? सब ब्रीच होगा तो हम जाएंगे कोर्ट, कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे सर हमें चाहिए कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन को जो है लॉ की भाषा में और अच्छे से हम डैमेजेस के नाम से जानते हैं। डैमेजेस, कि डैमेज जो हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमें डैमेजेस देने पड़ेंगे। डैमेजेस जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं लिक्विडेटेड और दूसरे होते हैं अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब होता है समथिंग विच वॉज प्री डिसाइडेड। प्री डिसाइडेड मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में ही उन्होंने लिख रखा था कि अगर हम दोनों पार्टीज में से कोई भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से पीछे हटता है तो फिर हम दूसरी पार्टी को इतना इतना एज अ डैमेज देंगे, तो उसको हम कहेंगे लिक्विडेटेड डैमेज। अनलिक्विडेटेड क्या होता है? सर नॉट प्री डिसाइडेड। जब भी कभी पहले से डिसाइडेड नहीं होता है तो फिर उसके लिए हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट डिसाइड करके देता है कि कितना जो है वो डैमेज देना होगा। ठीक है जी। इसके अलावा सर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी टाइम जो है वो अगर खत्म हो जाता है जिसके अंदर अंदर ये चीज करनी थी, तो इसको हम डिस्चार्ज ऑफ टाइम के द्वारा किया जाने वाला यहां पर डिस्चार्ज कहेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।